नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये सारे टॉपिक्स जितने भी हम कवर करेंगे ये सब आईटीआई एनसीईआरटी में आ चुके हैं। इनके मैंने टॉपिक्स उठाए हैं, इनसे रिलेवेंट सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने कोशिश करी कि आपके लिए वो सारे क्वेश्चन कवर करूँ। तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी करेंगे तो आप टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को कवर कर सकेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर मैं जल्दी अपनी वेबसाइट में भी डाल दूंगा। अभी वेबसाइट डेवलपमेंट मोड में है, जैसे ही वेबसाइट मेरी कंप्लीट होगी उसमें मैं सारे मॉक टेस्ट पेपर और सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। सबसे पहले हम टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक है उन सबके क्वेश्चंस करेंगे। देन उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो अब हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सेल्स एंड बैटरीज। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। बैटरी की क्षमता को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? ए करंट रेटिंग, बी वोल्टेज रेटिंग, सी एम्पेयर आवर रेटिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों बैटरी की जो क्षमता होती है, बैटरी की कैपेसिटी होती है, उसको हम मेजर करते हैं एम्पेयर आवर रेटिंग से। करंट रेटिंग बैटरी की मैक्सिमम करंट वैल्यू दर्शाती है जो एक बैटरी सेफली हैंडल कर सकती है। और वोल्टेज रेटिंग बैटरी की वोल्टेज लेवल को दर्शाती है। और एम्पेयर आवर रेटिंग बैटरी की कैपेसिटी या बैटरी की ओवरऑल कैपेसिटी को दर्शाती है। और एम्पेयर आवर रेटिंग से हमें यह पता लगता है कि एक बैटरी कितना करंट एक स्पेसिफिक टाइम में डिलीवर कर सकती है। जितनी ज्यादा एम्पेयर आवर रेटिंग होगी किसी भी बैटरी की, उतना ही ज्यादा वो कैपेसिटी या इतना ही ज्यादा वो करंट को स्टोर करके रख सकती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एम्पेयर आवर रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है द फिनोमिना वेयर इलेक्ट्रिकल करंट कॉज केमिकल चेंज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड। वहां घटना जहां विद्युत धारा किसी तरल पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का कारण बनती है क्या कहलाती है? ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सी थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, जो कुछ ऐसे तरल पदार्थ होते हैं, जब उसमें बिजली का प्रवाह किया जाता है तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और इसी इफेक्ट को बोला जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन क्या है? इसकी मदद से हम किसी भी एक मेटल में कोटिंग कर सकते हैं और सेल के थ्रू ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। और इसका एक और मेन काम होता है जिसको हम आगे जाके कवर करेंगे, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसे बोला जाता है विद्युत अपघटन। और भी कुछ केमिकल इफेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रोड के आसपास बुलबुले फॉर्म होना, और ये बुलबुले ज्यादातर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं, या मेटल पे इलेक्ट्रोड्स का डिपॉजिट होना, या कोटिंग होना, या सोल्यूशन का रंग चेंज होना। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। नेगेटिव प्लेट में हाइड्रोजन डिपॉजिट होता है और पॉजिटिव प्लेट में ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के इन अ लिक्विड, किसी भी तरल पदार्थ में। और इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई सेल। निम्नलिखित में से कौन सेल कोशिका है? ए लिथियम सेल, बी सिल्वर ऑक्साइड सेल, सी जिंक कार्बन सेल एंड डी जिंक क्लोराइड सेल। दोस्तों दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। अभी मोटा मोटा देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है। इसके ऊपर कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं तो उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं और सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। और ड्राई सेल किस श्रेणी में आते हैं? ये प्राइमरी सेल की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब इनको दोबारा रिचार्ज नहीं करा जा सकता। एक बार इनको यूज कर लिया और इनका पूरा चार्ज खत्म हो गया तो हम इसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। और इनको ड्राई सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो कोई तरल इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो या तो पेस्ट में होगा या वो जेल में होगा। इसी वजह से जो ड्राई सेल होते हैं वो काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं। ड्राई सेल का एक कॉमन एग्जांपल है जिंक कार्बन सेल। जिंक कार्बन सेल में कार्बन रोड पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? उसे हम कैथोड बोलते हैं। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसे हम एनोड बोलते हैं। तो जिंक कार्बन में कार्बन रोड कैथोड होती है और जिंक कंटेनर एनोड होता है। जैसे कि ये कार्बन रोड है, ये क्या हो गया? ये कैथोड हो गया। और ये जिंक कंटेनर है, ये एनोड का काम करता है। अब हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का एक टेबल देख लेते हैं। प्राइमरी सेल के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं? जैसे जिंक कार्बन ड्राई सेल हो गया, एल्कलाइन सेल हो गया, लिथियम सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया। सेकेंडरी सेल में क्या आते हैं? निकल कैडमियम सेल हो गया, लिथियम आयन सेल हो गया। इनको सेल नहीं बोला जाता, बेसिकली इनको बैटरी बोला जाता है। निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। बेसिकली ये बैटरी होती है एंड दे ऑल आर रिचार्जेबल। इनको रिचार्ज करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इनको रिचार्ज करने के लिए हम इनको करंट देते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग करंट। सो ऑप्शन नंबर सी जिंक कार्बन सेल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ ड्राई सेल। शुष्क कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए इट इज अ रिचार्जेबल बैटरी, बी इट इज अ टाइप ऑफ सोलर सेल, सी इट यूजेस अ जिंक कंटेनर एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड डी इट इज नोन एज ड्राई लैकलेंचे सेल। दोस्तों ड्राई सेल को ड्राई लैकलेंचे सेल भी बोला जाता है और ड्राई सेल नॉन रिचार्जेबल होता है, मतलब इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। और इन सेलों को प्राइमरी सेल भी बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या था कि इट
इट इज अ टाइप ऑफ सोलर सेल। ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि ड्राई सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ना कि सनलाइट की मदद से। और ड्राई सेल में जिंक कंटेनर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि एनोड होता है, और कार्बन रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके ऊपर वाले गलत होंगे। सो ऑप्शन नंबर डी, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई लैकलैंड सेल, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ अ कॉमन ड्राई सेल? सामान्य शुष्क सेल का नाममात्र वोल्टेज कितना होता है? ए 1.2 वोल्ट, बी 3 वोल्ट, सी 1.5 वोल्ट एंड डी 9 वोल्ट। ड्राई सेल का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है आमतौर पे वो 1.5 वोल्ट तक होता है। और नॉमिनल वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है? ये एक एवरेज वोल्टेज वैल्यू होती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में हम ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज कई सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, तो उन फैक्टर की वजह से भी वोल्टेज थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर बैटरी ज्यादा करंट को ड्रॉ करेगी उस टाइम पे वोल्टेज हल्का सा डिक्रीज हो सकता है। अगर सेल काफी ज्यादा पुराना हुआ तो उस समय भी वोल्टेज अपने आप डिक्रीज होता रहता है। क्यों? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। हर एक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि वोल्टेज को धीरे धीरे कंज्यूम करता रहता है। और टेम्परेचर का भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी सेल पे, वेदर इट इज अ प्राइमरी सेल और वेदर इट इज अ सेकेंडरी सेल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डिस्कवर जिंक कार्बन ड्राई सेल? जिंक कार्बन ड्राई सेल की खोज किसने की? ए जॉर्ज लैकलैंड, डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी कार्ल गार्सनर एंड डी थॉमस एडिसन। दोस्तों 1866 में जॉर्ज लैकलैंड ने जिंक कार्बन वेट सेल की खोज करी थी, और 1886 में डॉक्टर कार्ल गार्सनर ने ड्राई जिंक कार्बन सेल की खोज करी थी। तो ड्राई सेल की खोज किसने करी थी? एक्चुअली में कार्ल गार्सनर ने करी थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईएमएफ जनरेशन इन अ सेल इज रिलेटेड टू? किसी सेल में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव बल उत्पन्न होना निम्न में से किससे संबंधित है? ए हीटिंग ऑफ वायर बाय करंट, सी केमिकल रिएक्शन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल करंट, सी अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स बाय करंट एंड डी लाइट इमिशन फ्रॉम करंट फ्लो। जो ईएमएफ जनरेट होता है किसी भी एक सेल में, वो किस इफेक्ट को दर्शाता है? वो केमिकल रिएक्शन को। जो एक ड्राई सेल में ईएमएफ जनरेट होता है वो किस इफेक्ट को दर्शाता है? वो केमिकल रिएक्शन के इफेक्ट को दर्शाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट। ईएमएफ होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है जो किसकी वजह से जनरेट हो सकता है? या तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से जनरेट हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी ईएमएफ जनरेट होता है। जब एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, और जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में प्लेस करते हैं और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कट करता है, उस समय भी क्या जनरेट होता है? उस समय भी ईएमएफ जनरेट होता है। अब सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या क्या हो सकते हैं? ईएमएफ का सोर्स या तो बैटरी हो सकती है या फिर जनरेटर हो सकता है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केमिकल रिएक्शन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल करंट, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ ड्राई सेल? शुष्क सेल में प्रयुक्त प्राथमिक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ए जिंक क्लोराइड विद अ पेस्ट, बी अमोनियम क्लोराइड विद अ पेस्ट, सी बोथ 1 and 2 एंड डी अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों ड्राई सेल में हम जो जेल यूज करते हैं या जो पेस्ट यूज करते हैं, ये मैं किस पेस्ट की बात कर रहा हूँ? ये हम इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट की बात कर रहे हैं। वो किसका पेस्ट होता है? वो अमूमन अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। और ये पेस्ट को कहाँ रखा जाता है? ये जिंक एनोड के पास में इस पेस्ट को रखा जाता है, लेकिन इन दोनों पेस्ट के बीच में एक सेपरेटर होता है ताकि जिंक एनोड और ये अमोनियम क्लोराइड का जो पेस्ट है इनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जिंक कंटेनर है जो नेगेटिव एनोड होता है बेसिकली, और यहाँ पे एक क्या है? एक परत है जिसे सेपरेटर बोला जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट को फिल करा गया है इस जगह पे। तो इनके बीच में एक परत बनाई जाती है जिसकी वजह से जिंक कंटेनर के और इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती है। और इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? ये करंट के फ्लो को पास करता है। बेसिकली ये क्या करता है? ये आयंस को पास करता है। आज के कुछ डिजाइनों में अमोनियम क्लोराइड को किसने रिप्लेस कर दिया है? जिंक क्लोराइड ने रिप्लेस कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन में बेसिक पूछा जाएगा कि बेसिक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो है अमोनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन टू द जिंक एट द एनोड ऑफ अ ड्राई सेल? शुष्क सेल के एनोड पर जिंक का क्या होता है? ए इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, बी इट लूसेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सी इट रिमेन न्यूट्रल एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, एंड डी इट रिलीज न्यूट्रॉन एंड ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर आइटम। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है? एक इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। इस चीज को याद रखना, इन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। यही दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं। और कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होता है विच मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करते हैं? एनोड से फ्लो करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैथोड, ये हमारा कैथोड है और ये एनोड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज यहाँ से होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ
यहाँ से फ्लो करके एनोड की तरफ जाएंगे। और हम मार्किंग कैसे करते हैं, एनोड को नेगेटिव मार्क करा जाता है और कैथोड को पॉजिटिव मार्क करा जाता है। और करंट कैसे फ्लो करता है, करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये हमारा बेसिक साइन कन्वेंशन है जो हम पुराने जमाने से यूज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में करंट किस तरह से फ्लो करता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है हमेशा। और ड्राई सेल में क्या होता है, जिंक में ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और Zn2 आयंस फॉर्म्स होते हैं। तो ये 2 क्या है यहाँ पे, ये 2 क्या दर्शा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहा है जो कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन टू द मटेरियल एट द कैथोड ऑफ अ ड्राई सेल। शुष्क सेल के कैथोड पर सामग्री पर क्या होता है। ए, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। बी, इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्ट विद आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। एंड सी, इट रिमेन अनचेंज एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एंड डी, इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीजेस हीट। जो रिडक्शन रिएक्शन होती है जिंक कार्बन ड्राई सेल में, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच में होती है। और जब कैथोड में रिडक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। एनोड की रिएक्शन में क्या हुआ था, जिंक मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा था और वो क्या बन गया था, पॉजिटिवली चार्ज बन गया था। कैथोड की रिएक्शन में क्या होता है, जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनिया बनाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिएक्ट विद आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ MnO2 विद NH4Cl द रोल ऑफ ग्रेफाइट इज। NH4Cl के साथ MnO2 के अपचयन के दौरान ग्रेफाइट की क्या भूमिका है। ए, टू बी रिड्यूस इटसेल्फ। बी, टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव सपोर्ट। सी, टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एंड डी, टू कंज्यूम द NH4Cl। दोस्तों ग्रेफाइट की कुछ खासियत होती है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और ये किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ये केवल कंडक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, केवल कंडक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये कंडक्टिव सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ईज कर देता है। और क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा दोस्तों, तो कोई भी जो प्रोसेस है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो एफिशिएंटली हो नहीं पाएगा और सेल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव सपोर्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब रेगुलर सेल के ऊपर कई सारे वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।